तो टुडे's क्लास इज अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट हम करने वाले हैं और अच्छे समझने वाले हैं। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है उनके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट गिवन है दैट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ने हमें बताया हुआ है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है हमें। उसके बाद देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग CFS। दो तरीके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फर्क क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है ये आपको पता है ना। दिस इज अ स्टेटमेंट which shows the net flow of cash from all the three activities of a business। ठीक है, तो आपको अलग अलग एक्टिविटी से कितना कितना पैसा आ रहा है वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेसिकली हम चाहते हैं हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो ज्यादा फंड्स हमारे लिए कैश जनरेट करें। ठीक है, तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जब मैंने उसको सीखा था कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए, तो एक तो है कि आप रट्टा लगा लो फॉर्मेट्स का, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्या है, आप एक अच्छे से समझें। जब आप अच्छे से समझने लगते हैं तो सबसे पहला ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए, द नेम ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज कैश फ्लो। ये इंडिकेट करती है कैश के फ्लो को। ठीक है, कैश का फ्लो मतलब यहां पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अवॉइड एंड एक्सक्लूड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस या नॉन कैश इवेंट्स। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यही है कि जब आप नॉन कैश चीजों को निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो आपके पास कैश वाली चीजें बच जाती हैं, कैश आइटम्स बच जाती हैं। तो आपने उन्हीं के बारे में यहाँ बात करनी है। नॉन कैश अगर इंक्लूड है हटा देना है। ठीक है, और अगर नहीं इंक्लूड करी तो उनको इंक्लूड करना भी नहीं है। नॉन कैश का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट कैश फ्लो। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। ये तो आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इनफ्लो एंड नेगेटिव मतलब आउटफ्लो। ओके, और नेट कैश फ्लो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। अगर नेट कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव है तो दैट इंडिकेट्स नेट कैश इनफ्लो, और अगर नेगेटिव है तो दैट इंडिकेट्स नेट कैश आउटफ्लो। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट बनाकर हम इसको अभी छोड़ देंगे। देखिए, फटाफट फॉर्मेट बनाना सीखें। ठीक है, एक ही फॉर्मेट है, दो अलग अलग बॉक्सेस नहीं बनाए मैंने। ठीक है, एक ही फॉर्मेट है कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, सबसे पहली चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले मैं ऐसा करता हूं, आपको फॉर्मेट ही समझा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में दोबारा से। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे साल की बनाते हैं हम, तो इसलिए लिखते हैं किस साल के एंड के हम बना रहे हैं। लेट से 2021 की बना रहे हैं, तो दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अगर वो 21-22 की बनेगी तो यहाँ डेट क्या आएगी, 31 मार्च 2022। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2021 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, पर्टिकुलर्स, यहाँ दो कॉलम्स है अमाउंट के, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ठीक है, सबसे पहला इस पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर हम यहां पर निकालते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है। ठीक है,
तो पहले मैं आपको फॉर्मेट नोट करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो सबसे पहले आपको जो फिगर चाहिए होती है दैट शुड बी करंट ईयर प्रॉफिट, CY मतलब करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पर आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं। आपको जो प्रॉफिट गिवन होता है वो होता है सब कुछ देने के बाद, आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस एंड आफ्टर मेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस, राइट। तो बैलेंस शीट में आपको जो प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट मिलता है वो सब कुछ देने के बाद होता है, लेकिन आपको यहाँ प्रॉफिट जो चाहिए होता है दैट शुड बी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है इसलिए हम लेते नहीं है उसको, डिविडेंड भी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी की आइटम है इसलिए नहीं लेते, और टैक्स, टैक्स जो है हम वो टैक्स जो पे नहीं करा अभी उसको हम हटा देते हैं इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, बहुत अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड से पहले का। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाते हैं और वहां पे देखते हैं करंट ईयर का सरप्लस क्या है। ठीक है, सरप्लस इन SPL। ठीक है, लेट से पिछले साल SPL के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए थे। SPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो 2,20,000 हो गए, तो इसका मतलब प्रॉफिट में 20,000 इस साल सरप्लस हुआ है, बच गया और सब कुछ देने के बाद। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, टैक्स। ठीक है, यहाँ टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन और डिविडेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स। ठीक है, अभी डिविडेंड ऑन शेयर्स इक्विटी का भी हो सकता है और एंड प्रेफरेंस दोनों का हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक और चीज, अगर कोई पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर करा प्रॉफिट से निकाल के, तो वो भी हम इसमें वापस ऐड कर, ट्रांसफर टू रिजर्व। और कोई पैसा अगर रिजर्व से आया है, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, तो वो लेस कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ITD। ओके, ये निकला है। ये वैल्यू को हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फिल्टर 1 लगाना होता है। फिल्टर 1 होता है प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। नॉन कैश आइटम्स को रिमूव करेंगे, और वो कौन कौन सी नॉन कैश आइटम्स होती हैं, प्लस करते हैं हम यहाँ पे जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने कर तो लिए लेकिन उसका पैसा भी पे नहीं करा हमें, या पैसा पे करना होता ही नहीं है उनका। और नॉन कैश इनकम्स, इनको हम लेस कर देते हैं, ऐसी इनकम जिनके बदले में कोई पैसा आता नहीं है हमारे पास, कैश रिसीव नहीं होता। ठीक है, यहाँ एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आपने फिल्टर नंबर 2 लगाना होता है। फिल्टर नंबर 2, ठीक है, ये एकेडमिक वर्ड्स नहीं है हमारे। फिल्टर नंबर 1 और 2 ये अपने आप से मैंने फिल्टर्स जो लगाए हुए। फिर प्लस माइनस आपने करना होता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनको आप यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को रिमूव करते हैं तो उसमें अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, या फिर कोई ऐसा लॉस है जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं था, उसे आप ऐड कर देते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और कोई गेन्स है उसे आप लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फाइनल फिगर आए थे। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हालांकि जब मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियोज करवाया था वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझाया था शायद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एक मिनट रुके। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। थोड़ा सा इसको साफ, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हैं जो कैश फ्लो को अफेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, अब वर्किंग कैपिटल में दो फैक्टर्स आते हैं, एक है करंट एसेट और दूसरा है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो जब भी करंट एसेट्स कम हो जाती है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हम प्लस करते हैं यहाँ पे, और करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं। या ऐसा कर सकते हैं, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, एसेट का बढ़ना यहाँ माइनस होता है, उसका कारण है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो जो भी प्लस है इसका मतलब वो पैसा आने की तरफ इशारा कर रहा है, और जो माइनस है मतलब वो पैसा जाने की तरफ इशारा कर रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो यहां पर जब हम इन चारों हेड्स की एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसके बाद जो हमारे पास बच जाता है दैट इज टैक्स पेड। पूरे साल में हमने कितना टैक्स पे करा, पहले हमने टैक्स ऐड कर दिया था, वो टैक्स हमने जमा नहीं कराया था, दैट वाज प्रोविजन। कितना टैक्स हमने प्रॉफिट से निकाला, अब जो टैक्स पे करा वो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं, और हमारे पास ए पार्ट का आंसर आया था जिसको हम बोलते हैं कैश, सॉरी नेट कैश फ्लो। इट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो यहाँ पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, अब दो हमारे पास एक्टिविटीज बच गई हैं, दैट इज बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या आता है, प्लस आप क्या करेंगे जब भी कोई इनफ्लो होगा, इनफ्लो कब होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे, और माइनस जब आप इनको खरीदेंगे। ठीक है, प्लस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम आ रही है तो आप उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। ये करने के बाद हमारे पास बी पार्ट का आंसर आया था, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ए और बी पार्ट यहां पर सॉल्व हो गए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए कैश फ्लो, यहाँ पे जो भी कैश फ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसको आप ऐड करेंगे, और आ कहां से रहा है, कहां से पैसा आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन। तो यहां से पैसा आया हमारे पास, डिबेंचर से आया, लोन से आया, शेयर से आया। लेस कहां, जब पैसा हम वापस कर देते हैं,
that is buyback of shares, buyback of shares, redemption, किसकी रिडेम्पशन हो रही है यार? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर रहे हो, या फिर आप डिबेंचर्स का पैसा वापस कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आप कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड, कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे कर रहे हो, एटसेट्रा। तो यहाँ सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट आ जाता है, और ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ जाता है यहाँ पे, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कैसे करना है ये देखिए। अब आपने देखना है एबीसी से अलग अलग आंसर आपने निकाल लिए कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है, और फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है। यही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है एनालाइज करने के लिए कि हमारा कैश फ्लो का मेन सोर्स क्या है। इसके बाद हम निकालते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब तीनों को ऐड करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग कैश। हमारे पास साल के शुरू में कितना कैश था और कितना कैश के इक्विवेलेंट हमारे पास था, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो देखिए लेट से पूरे साल में 10,000 रुपए आए और 2,000 साल के शुरू में हमारे पास थे। तो अभी हमारा जो आंसर निकला है दैट इज 12,000, क्या इंडिकेट करता है कि आज क्लोजिंग आपके पास इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और अगर ये आपका बैलेंस शीट से मैच कर जाता है, बैलेंस शीट में भी अगर आपका इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया हुआ। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फॉर्मेट नोट कर लो फटाफट। हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, याद रखना, इनडायरेक्ट मेथड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये फॉर्मेट है किस, कैसे बना, कैसे। देखिए सबसे पहली चीज, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करा देता हूं, जो मैंने अकाउंटिंग रेशियोज में भी आपको कराई थी। ठीक है, आप उसकी वीडियोस चेक करना। जब हम अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सेल्स लेते हैं। ठीक है, सेल्स में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, जो भी आता है। ठीक है, हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट है। इसके बाद हम अपने ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जो बिजनेस के नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस हैं। और ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कोई और हैं जो बिजनेस की अदर इनकम्स हैं लेकिन ऑपरेटिंग है, वो हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, मैं इसको भी रफी लिख रहा हूँ, ये कराया हुआ टॉपिक है। इसके बाद यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां तक अगर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ता है, इनडायरेक्ट जाना ही ना पड़ता। लेकिन आप आगे भी जाते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देते हो, है ना। रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, कुछ भी, वो ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई रिपीट, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज पीबीआईटी। अब पीबीआईटी में से हम इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लेस करते हैं, है ना। तो हमारे पास आता है पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स के लिए जो पैसा देना है वो अलग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, इसके बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं पैट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं, किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर डिविडेंड किसको पे करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये दो डिविडेंड पे कर देते हैं।
कुछ पैसा जो बच जाता है अगर हम उसमें से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, ये बच जाता है रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से इतना हमने बचा लिया डिविडेंड देने के बाद, कुछ पैसा हम इसमें से भी रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाता है सरप्लस, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर सरप्लस। ये करंट ईयर सरप्लस बैलेंस शीट में चला जाता है ना। कहां जाता है, लेट्स से 2020-21 का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पुराना प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट्स से यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेट्स से पहले से 50,000 पड़ा हुआ है और इस साल 20,000 प्रॉफिट हुआ, तो करंट ईयर का ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाता है, 70,000 आ जाता है। ठीक है, तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाता है। पिछले साल का क्या था, 50,000। 50,000 से 70 कैसे हुआ, क्योंकि करंट ईयर में 20,000 का और प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा था, करंट ईयर सरप्लस जब आपको निकालना होता है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। पिछले साल अगर इस अकाउंट के अंदर 50,000 पड़े थे और अब 70,000 है, तो इसका मतलब इस साल सरप्लस में है, हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया। लेकिन अगर ये 50,000 से 40,000 रहता है, इसका मतलब हमने जो पुराना प्रॉफिट बचा हुआ था वो भी यूज कर लिया, माइनस में आ जाएगा, सरप्लस नहीं होगा, वो डेफिसिट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, जब आप इस सरप्लस पे आए तो सरप्लस पे आते टाइम आपने काफी सारी नॉन कैश चीजें जो थी वो भी ली और जो नॉन ऑपरेटिंग थी वो भी कंसिडर करी, राइट। तो इसका मतलब जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, दोनों में फर्क क्या है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग सारी चीजों को लिया जाता है, लेकिन जब हम कैश फ्लो लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, तो हम ना नॉन कैश चीजें लेंगे ना नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, उसी के लिए मैंने फिल्टर नंबर 1 लगाया और फिल्टर नंबर 2 लगाया। अब मैं वहां जा रहा हूं, देखिए मैंने यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स को रिमूव करा और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी रिमूव करा। क्यों करा, मेरा पार्ट ए क्या है, मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब यहां पर मुझे वही पैसा चाहिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया है। जो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट नहीं हुआ उसको मुझे हटा देना है कैसे भी करके। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या लगाया, फिल्टर नंबर 1 लगाया, जो था नॉन कैश फिल्टर। नॉन कैश फिल्टर ने क्या करा, जितनी मैक्सिमम नॉन कैश चीजें होती थी, जैसे कि नॉन कैश एक्सपेंस, जो जिन्होंने प्रॉफिट को कम करा उनको मैंने वापस ऐड कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है, पैसा कम नहीं हुआ है ना, तो उनको मैंने वापस ऐड करा। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस के एग्जांपल्स क्या है, डेप्रीसिएशन, राइटिंग ऑफ राइटिंग ऑफ लॉसेस, ओल्ड लॉसेस, पुराने लॉसेस को आप पीएनएल में आज डाल रहे हो। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो चीजें एडजस्ट हो गई हैं उनको दोबारा नहीं करा जाता, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये सारी क्या है, नॉन कैश चीजें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ऐसे आइटम्स हैं जो एक्सपेंसेस में आते हैं, लेकिन कैश पे इनका कोई लेना देना नहीं है, कैश कम नहीं होता। अगर प्रोविजन बना रहे हो तो आप प्रोविजन मतलब एक्सपेंस में दिखा रहे हो लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा। ओके, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अब आ जाते हैं नॉन कैश इनकम्स। नॉन कैश इनकम्स क्या होती हैं, इसमें आता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अपोजिट क्या होता है, एप्रिसिएशन। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, इसके थोड़े से कम ही एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बाकी आप बुक में से सर्च कर सकते हैं। नॉन कैश इनकम्स में आ जाता है एप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू का बढ़ना। ठीक है, डज नॉट अमाउंट टू एनी कैश इनफ्लो। ठीक है, लेकिन इनकम में आ रहा है लेकिन कैश तो नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको निकालते, माइनस करते हैं। मैंने वहां लिखा है ना, माइनस कर रहे हैं नॉन कैश इनकम्स को। एक्सपेंस को ऐड कर रहे थे, इनकम को लेस कर रहे थे। क्यों, रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, इनडायरेक्ट है। हम लास्ट में आ गए, लास्ट से हमें कहां जाना है, ऊपर जाना है, तो रिमूव करना है उनके इफेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं फिल्टर नंबर 2। जब हम नॉन कैश चीजें निकाल देते हैं तो बच जाती कैश, हालांकि उसमें भी अभी कुछ कैश इफेक्ट्स लाने बाकी हैं। तो मैक्सिमम चीजें यहाँ नॉन कैश फिल्टर से निकल गई।
नॉन कैश आइटम्स निकल गई, अब रह गई कैश आइटम्स। अब उस कैश आइटम्स में भी हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसलिए हम फिल्टर नंबर 2 लगाते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाता है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाएगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में अगर एक्सपेंसेस होंगे तो उनको प्लस कर देगा, और अगर इनकम्स होंगी तो उनको लेस कर देगा। अब इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको कि नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है। जो चीजें फाइनेंसिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग में आती है वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाती है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस, इसके अंदर क्या क्या आएगा देखिए। इंटरेस्ट, हालांकि इंटरेस्ट हम ले लेते हैं एक बार तो दोबारा नहीं लेते। इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। और क्या आ सकता है, डिविडेंड, डिविडेंड पे कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अगर हम किसी को पैसा वापस कर रहे हैं, उधार लिया हुआ तो वापस कर रहे हैं, उसको प्रीमियम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। और क्या क्या आ जाएगा इसमें, सोच सकते हो आप। बस दैट्स इट, ये आएगा। बाकी अगर कुछ भी लगता है वो हम उसके अंदर बाद में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या क्या आ सकता है, ऐसी इनकम जो कमाई तो है लेकिन ऑपरेशन से नहीं हुई, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। दैट विल बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपकी तरफ से कुछ एग्जांपल आए तो दैट विल बी ग्रेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेची या कोई इन्वेस्टमेंट बेची, प्रॉफिट आ रहा है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वहां से कोई इनकम आ रही है, वो इनकम की एग्जांपल है जैसे कि रेंट रिसीव, रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ये सारी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी कुछ मिस हो जाएगा तो जब हम क्वेश्चंस करते रहेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो फिल्टर्स हमने हटाए। फिल्टर नंबर 1 दैट इज नॉन कैश फिल्टर, एंड फिल्टर नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का फिल्टर। ओके, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसको नोट डाउन कर। नेक्स्ट आता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे प्लस वाली चीजें कौन सी थी पहले वो लिख लेता हूँ। प्लस वाली चीजें होती है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, और माइनस होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। देखिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम इनफ्लो मानते हैं और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आउटफ्लो। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं बट आपने ऐसे ही सोचना है। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, करंट एसेट्स में लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डेटर्स। 2021 और 2020, ठीक है, पिछले साल डेटर्स थे 10 लाख, अब वो 8 लाख हो गए। तो इसका मतलब क्या है, 2 लाख रुपए हमें रिसीव हो गए। ठीक है, जब डेटर से पैसा आता है तो क्या प्रॉफिट में ऐड होता है, नो, प्रॉफिट में ऐड नहीं होता। दैट इज अ रिसीट ऑफ मनी, दैट इज नॉट माय इनकम, है ना। लेकिन कैश तो इनफ्लो हुआ। तो डिक्रीज इन डेटर्स को हम इनफ्लो में डालना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, क्योंकि पैसा आ रहा है, इनकम कोई नहीं हो रही लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, हमें तो पैसा देखना है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करा है। ओके, अब इंक्रीज उल्टा कर दो। 10 लाख के डेटर से, मैं लॉजिक बता रहा हूं इस पर ध्यान देना, इंक्रीज वाला लॉजिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटर्स बढ़ गए, ठीक है, 12 लाख, एक मिनट, 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख हो गए, 2 लाख से डेटर्स बढ़ गए। अब डेटर्स बढ़ने का कारण क्या है, पहले उसके पीछे जाओ। डेटर्स बढ़ने का कारण है सेल्स बढ़ना। ठीक है, सेल्स बढ़ी, डेटर्स बढ़े। भाई डेटर्स किससे क्रिएट होते हैं, सेल्स से। सेल्स बढ़ी, क्रेडिट सेल्स बढ़ी। क्रेडिट सेल्स का मतलब कि पैसा आया नहीं, सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या पैसा बढ़ रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं कि प्रॉफिट को उसने इंक्रीज कर दिया है बट कैश फ्लो को इंक्रीज नहीं कर पाया। तो इसलिए हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप लॉजिक्स को बाद, क्लास आपकी रिकॉर्डेड है तो उसको बाद में देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप देखो। अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज पर। करंट लायबिलिटीज,
इसका इंक्रीज प्लस होता है और डिक्रीज माइनस होता है ना। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिटर्स 2021-2020। क्रेडिटर्स पहले 8 लाख थे, अब कितने हो गए? 10 लाख। बढ़ गए हैं, 2 लाख से बढ़ गए है ना। क्रेडिटर्स बढ़ने का कारण क्या है? परचेज बढ़ना। परचेज बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा। प्रॉफिट घट रहा है, प्रॉफिट कम हुआ, कमाई कम दिखा रहा है, लेकिन क्या पैसा जा रहा है कहीं? पैसा तो कहीं नहीं जा रहा। तो आपने कमाई को कम कर दिया, ठीक है, लेकिन पैसा तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। एक्सपेंसेस आप दिखा रहे हो भाई, एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन कैश फ्लो नहीं गया कहीं भी। तो इसलिए हमें इस 2 लाख को वहां ऐड करना होता है। दैट इंडिकेट्स इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, याद है, ये इनफ्लो इंडिकेट करता है। एक्चुअल में इनफ्लो नहीं है। लॉजिक क्या कहता है कि आपने खर्चे में दिखा दिया, पैसा तो गया नहीं, तो इसलिए वापस इसको ऐड करो, उल्टा कर दो। 10 लाख से क्रेडिटर्स 8 लाख हो गए हैं। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि हमने 2 लाख की पेमेंट करी है। क्रेडिटर्स कम क्यों होंगे? क्योंकि हमने इनकी पेमेंट करी है, तो पेमेंट करना तो आउटफ्लो होता ही है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। बेसिकली आप इसको भी याद रखें, बहुत है इसका। लॉजिक कुछ नहीं पूछने वाला। लॉजिक कभी वाइवा में कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो आप देख के जाना जब भी कोई वाइवा देने जाओगे उसके अंदर, ठीक है। और याद रहे, पूरी कैश फ्लो शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं लेते, सिर्फ लास्ट में लेते, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो।